हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स एट प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। हम लोग के पास तीन लॉ थे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो इसे भी हम लोग प्रूव करेंगे। सेकेंड लॉ क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। और जो थर्ड लॉ था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या था, स्नेल्स लॉ था, है ना, जो कि हमने क्या बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 और मीडियम 2 का, वो क्या है, sin थीटा i बाय sin थीटा r का रेशियो के बराबर है। तो इसे हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम लोग प्रूफ करने बहुत ही मजा आएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ गए ना, तो पूरा जो डिराइवेशन है बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये इंटरफेस यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है ना। मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया। मीडियम 1 भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही है, मीडियम 2 भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक इंटरफेस के जरिए हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, मीडियम 1 पर एक इंसिडेंट रे बनाएंगे, जो कि इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंसिडेंट होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल को बना दिया है, और यहाँ पर हम लोग एक रिफ्लेक्टेड रे को भी बना दिया है, रिफ्लेक्टेड रे को, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक रिफ्रैक्टेड रे को बनाया, जिसे हम लोग ट्रांसमिटेड रे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम लोग थीटा r से डिनोट करते हैं, तो इसे भी अगर हम लोग थीटा r से डिनोट करने लग जाए रिफ्रैक्टेड एंगल को, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ट्रांसमिटेड रे और ट्रांसमिटेड एंगल के नाम से इसे बुलाएंगे, जिसे हम लोग थीटा t कहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग शायद यहाँ तक समझ गए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी वेव प्रोपेगेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो एक टर्म आते हैं, क्या आता है कि वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, जो कि डायरेक्शन बताते हैं हम लोग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर के आई मतलब क्या है, वेव प्रोपेगेशन ऑफ क्या, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसमिटेड रे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक इंटरफेस हम लोगों ने क्यों बनाया, ताकि हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा सके, बाउंड्री कंडीशन लगा सके। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था इस वाले टॉपिक पर कि जब बाउंड्री कंडीशंस एट द प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, तो उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए देखा था। तो इसे उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होता है उसे हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे और डिराइवेशन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है ना। ध्यान से देखना, और जो कंडीशन क्या था, E1t इज इक्वल टू E2t, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है यहाँ पर, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है मीडियम 2 पर, वो बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इन दोनों रेज की वजह से आ रहा है, एक तो Ki यानी कि इंसिडेंट रे की वजह से, तो एक हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो E1t है, यानी कि E1t को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, EI प्लस ER, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इंसिडेंट रे की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब रिफ्लेक्टेड रे है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग लेंगे, और यहाँ पर इस वाले मीडियम पर सिर्फ ट्रांसमिटेड रे है, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांसमिटेड रे होगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने इस वाले सिंबल का यूज किया है, ये पैरेलल सिंबल है। क्या है, क्यों पैरेलल है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब ये जो इंटरफेस है ना, इसके पैरेलली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, इस वाले पॉइंट पर मान लीजिए, या इस वाले पॉइंट पर, या इस वाले पॉइंट पर, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने E1 में दो रिफ्लेक्टेड रे है और ट्रांसमिटेड क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर E2 पर एक सिर्फ एक ट्रांसमिटेड रे है ना। तो यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने बार बार इसे पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, E0 e टू द पावर i KR माइनस ओमेगा t, जहाँ पर E0 मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ना, और यहाँ पर e टू द पावर i, K मतलब तो वेव प्रोपेगेशन है ना, जिसका अगर इंसिडेंट रे है तो KI होगा, रिफ्लेक्टेड है तो KR होगा, है ना। R मतलब डायरेक्शन है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना, तो EI के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर E0 तो एज इट इज होगा, है ना, साथ में E0 I होगा, है ना, यहाँ पर E0 I होगा, और इसका पैरेलल कंपोनेंट यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोग लेंगे। ध्यान से सुनना, है ना, साथ में e टू द पावर i, यहाँ पर KIR होगा माइनस ओमेगा IT होगा इंसिडेंट रे की वजह से। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो KRR माइनस ओमेगा RT, ट्रांसमिटेड रे की बात करें तो KTR माइनस ओमेगा TT, और यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट हम लोग दे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो ये इंटरफेस है जो कि Z इक्वल टू 0 बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्यों 0 बता रहा है, ध्यान से देखना, ये है आपका क्या,
ये है आपका जेड एक्सिस और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना। तो इस एक्स एक्सिस पर जो इंटरफेस पर जेड का कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि इस पूरे एक्सिस पर जेड का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो इस वाले इंटरफेस पर एक बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, जो कि पूरा खेल बदल सकता है, कि ये जो इंटरफेस है इस पर जो बाउंड्री कंडीशन है ना, वो ना तो टाइम पर डिपेंड करता है ना तो पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसको आप लोग किसी भी टाइम पर शिफ्ट कर दो है ना, तो इस बाउंड्री कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। और इसका पोजीशन भी अगर आप लोग थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दो, पोजीशन को, इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा आप लोग मैं यहाँ भी बनाओ, तो भी जो बाउंड्री कंडीशन होता है वो सेम होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एट इंटरफेस बाउंड्री कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन। यानी कि इस वाले जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो टाइम का कंपोनेंट है, ये वाला टाइम का कंपोनेंट है ओमेगा आई टी, यहाँ पर ओमेगा आर टी, ओमेगा टी टी, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ है ना। और यहाँ पर क्या है, पोजीशन का जो कंपोनेंट है के आई आर, के आर आर, के टी आर, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है ये तीनों बराबर होंगे। ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है तो बराबर होंगे। बराबर अगर होंगे तो ये वाले कंडीशन पर बराबर होंगे, z इक्वल टू 0 पर, यानी कि इंटरफेस पर। तो z इक्वल टू 0 पर ये, z इक्वल टू 0 पर ये, z इक्वल टू 0 पर ये, तीनों बराबर होंगे है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, अगर z का वैल्यू 0 है, r फैक्टर मतलब क्या है, पोजीशन फैक्टर। पोजीशन फैक्टर में क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि यहाँ पर z कंपोनेंट क्या है सॉरी यहाँ पर z कंपोनेंट 0 है ना। अगर z कंपोनेंट 0 है, सिर्फ x और y, यहाँ पर x और y होगा, और ki का x कंपोनेंट लेंगे, ki का y कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। उस तरह ki का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये वाला अगर बराबर है इसके साथ और इसके साथ, तो ये जो पहला कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट के साथ बराबर होगा, यानी कि ki x और krx बराबर होंगे, और यहाँ पर ktx भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x और x को कैंसिल आउट करके ये वाला लाइन लिख दिया, और यहाँ पर y और y को कैंसिल आउट करके सिर्फ ki y, kr y और kt y को हम लोगों ने लिख दिया है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, जैसे हम लोग ki से डिनोट कर रहे हैं, तो वो किस प्लेन पर है, हम लोग प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं, प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है ना। तो यहाँ पर दो एक्सिस होंगे, एक एक्सिस इस वाले एक्सिस पर, एक एक्सिस ये वाला, और एक ये है, तो ये प्लेन बन रहा है। इस वाले पर एक एक्सिस, इस वाले पर एक एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्लेन है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये जो प्लेन बना, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्जेक्ट प्लेन। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है वो एक्जेक्ट प्लेन पर होगा, यानी कि जो y कंपोनेंट है वो 0 है। यहाँ पर y एक्सिस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर y इंसिडेंट रे लाइन द एक्जेक्ट प्लेन, क्योंकि y का वैल्यू 0 है। अगर एक्जेक्ट प्लेन पर है, एक्जेक्ट प्लेन पर है, तो इसका जो y कंपोनेंट है के आई वाई, ये तो 0 होना चाहिए। के आई वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जो तो के आई वाई का वैल्यू अगर 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, आई रे मतलब इंसिडेंट रे है, वो एक्जेक्ट प्लेन पर है। वो किस प्लेन पर है, एक्जेक्ट प्लेन पर है, ठीक है ना। अगर इसका वैल्यू 0 है, तो ये तीनों तो बराबर थे, तो इसका वैल्यू भी 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक्जेक्ट प्लेन पर है। अगर इसका वैल्यू 0 है, यानी कि जो वेव प्रोपेगेशन इन y कंपोनेंट वो अगर 0 है, तो यानी कि वेव प्रोपेगेशन जो ट्रांसमिटेड रे के लिए है वो एक्जेक्ट प्लेन पर है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, तीनों जो है एक ही प्लेन पर है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ट्रांसमिटेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्जेक्ट प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, है ना। आप लोग वाईजेड प्लेन भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का पहला लॉ प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ को प्रूफ करते हैं, यानी कि देखिए, हम लोगों ने ये वाले कंडीशन को लिया था, अब ऊपर वाले कंडीशन को ले लीजिए, के आई एक्स इज इक्वल टू के आर एक्स लेंगे तो सेकेंड लॉ प्रूफ हो जाते हैं। अगर के आई एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स लेंगे तो क्या हो जाते हैं, थर्ड लॉ प्रूफ हो जाते हैं। तो पहला वाला लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ के, यहाँ पर कितना कंपोनेंट होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए के आई, ये के आई था, है ना, ये के आई था, तो इसका 2 कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है ना। तो ये अगर थीटा आई है तो ये भी थीटा आई होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग के आई एक्स कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ये वाला के आई एक्स, है ना। और ये क्या होगा, के आई एक्स साइन थीटा, यानी कि देखिए, थीटा अगर जिसके साथ थीटा है तो वो कॉस थीटा होता है कंपोनेंट। हम लोग किसी भी फैक्टर को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉस वाले कंपोनेंट पर, एक साइन वाले कंपोनेंट पर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइन वाले कंपोनेंट होगा, के आई साइन थीटा है, ठीक उस तरह के आर एक्स के लिए भी एक साइन थीटा का कंपोनेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ थीटा आर होगा, यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू हम लोग बार बार समझते आ रहे हैं, के का वैल्यू क्या है, ओमेगा बाई भी, ओमेगा बाई भी
वेलोसिटी, तो यहाँ पर ओमेगा आई बाई V1 यानी कि वेलोसिटी इन मीडियम 1, यहाँ पर ओमेगा आर बाई V1 जो कि क्या है वेलोसिटी 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो V1 तो कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा आई और ओमेगा आर जो है वो भी इक्वल है, ओमेगा आई और ओमेगा आर भी क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो जो बाउंड्री कंडीशन वो टाइम से भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर पोजीशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया, लेकिन टाइम के लिए भी इंडिपेंडेंट है। ओमेगा आई टी इज इक्वल टू ओमेगा आर टी इज इक्वल टू ओमेगा टी टी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे टी कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो इसके साथ हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा आई V1 ओमेगा आर V1 भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आर, जिससे थीटा इज इक्वल टू थीटा आर निकल के आ जाएंगे, है ना। थर्ड लॉ का प्रूफ करना है। चलिए थर्ड लॉ भी एज इट इज सेम है, के आई एक्स इज इक्वल टू के टी एक्स, बस यहाँ पर के टी प्रूफ करना, बाकी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर के आई की जगह पर ओमेगा आई बाई V1 ओमेगा टी बाई V2 यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। V1 हम लोग कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर V1 V2 है कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो बचा क्या ओमेगा आई और ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा टी इज इक्वल टू V1 बाई V2। V मतलब क्या है देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था n इज इक्वल टू सी बाई वी, तो वहाँ से v का वैल्यू क्या निकलेगा v इज इक्वल टू सी बाई एन, तो सी बाई एन वन सी बाई एन टू सी कैंसिल हो गया, बचा क्या n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर, या आप लोग साइन थीटा टी कहो, ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड या कुछ भी कहो, है ना। तो यहाँ पर शायद आप लोग समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।